दोस्तों, आज की कहानी क्राइम केस पर नहीं बल्कि बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पुनर्जन्म के बारे में है। और यह कहानी ऐसी लड़की की जिंदगी के बारे में है जिसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब इस कहानी पर महात्मा गांधी जी की नजर पड़ती है और वे खुद इस पुनर्जन्म की कहानी की जांच करवाते हैं तो यह कहानी बिल्कुल सच निकलती है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कहानी कितनी चर्चित थी। इसके अलावा 2021 में आई तेलुगु फिल्म श्याम सिंह राय के एक सीन में भी इस घटना को दिखाया गया है। कहानी सुनने के बाद आप लोग भी इस कहानी पर विश्वास करें बिना नहीं रह पाएंगे। तो आइए इस पुनर्जन्म की सच्ची कहानी पर विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक कहानी को बनाने में काफी मेहनत लगती है और केस से जुड़ी सभी जानकारी इकट्ठा करने में काफी समय लगता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात 18 जनवरी सन 1902 की है। आगरा के एक गांव में रहने वाले चतुर्भुज के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। बेटी के जन्म के बाद परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि शादी के बाद चतुर्भुज के घर में पहले बच्चे ने जन्म लिया था। परिवार के लोग बड़े ही प्यार से इस बच्ची का नाम लुगदी रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लुगदी बड़ी होने लगती है। बचपन से ही लुगदी काफी धार्मिक विचारों वाली थी और वह मंदिर भी जाया करती थी। जब लुगदी की उम्र 10 साल हो जाती है तो उसके पिता चतुर्भुज मात्र 10 साल की उम्र में ही सन 1912 में आगरा के रहने वाले पंडित केदारनाथ चौबे के साथ उसकी शादी कर देते हैं, जो एक कपड़े की दुकान चलाते थे। केदारनाथ चौबे की यह दूसरी शादी थी क्योंकि उनकी पहली पत्नी की किन्हीं कारणों के चलते मौत हो गई थी। धीरे धीरे साल बदलने लगते हैं और जब लुगदी बालिग हो जाती है तो उसको मथुरा उसकी ससुराल भेज दिया जाता है। ससुराल में आने के बाद लुगदी अपने पति केदारनाथ चौबे के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और सन 1924 की शुरुआत में लुगदी एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन दुर्भाग्य से लुगदी की यह बेटी मृत पैदा होती है। खैर, बेटी तो मृत पैदा होती है लेकिन डिलीवरी के बाद लुगदी बिल्कुल स्वस्थ थी, इसलिए परिवार के लोग उसे घर लेकर आ जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और लुगदी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके चलते 25 सितंबर सन 1925 के दिन परिवार के लोग मथुरा की जगह आगरा के सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लुगदी को भर्ती करा देते हैं। क्योंकि यह परिवार पहले ही अपने एक बच्चे को खो चुका था, इसलिए परिवार के लोग किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहते थे। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ घंटों बाद आखिरकार ऑपरेशन के द्वारा लुगदी एक बेटे को जन्म देती है और बेटा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होता है। लेकिन डिलीवरी के बाद अचानक लुगदी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते उसके बेटे को उससे अलग रखा जाता है। डॉक्टर लुगदी का इलाज शुरू करते हैं और कई दिनों तक इलाज करते रहते हैं। लेकिन बेटे को जन्म देने के लगभग 9 दिन बाद 4 अक्टूबर सन 1925 को 10 बजे अस्पताल में ही लुगदी की मौत हो जाती है। आखिरकार केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी लुगदी की भी मौत हो जाती है। जिस समय लुगदी की मौत होती है उस समय उसकी उम्र मात्र 23 साल थी। खैर, लुगदी की मौत के बाद परिवार उसको लेकर घर आ जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। इसके बाद परिवार के लोग लुगदी के बेटे का नाम नवनीत लाल रखते हैं और उसकी परवरिश करने लगते हैं और समय आगे बढ़ने लगता है। फिर कुछ दिन बाद केदारनाथ चौबे तीसरी शादी कर लेते हैं। अब साल 1926 आ जाता है और एक दूसरी कहानी शुरू होती है। केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी लुगदी की मौत के ठीक 1 साल 10 महीने 7 दिन बाद 11 सितंबर 1926 के दिन दिल्ली के चिरावाला मोहल्ले में रहने वाले रंग बहादुर माथुर के घर एक बेटी का जन्म होता है। बेटी के जन्म के बाद रंग बहादुर माथुर के घर में खुशियों का माहौल हो जाता है और परिवार अपनी बेटी का नाम शांति देवी रखता है। धीरे धीरे शांति देवी बड़ी होने लगती है और लगभग 4 साल की हो जाती है। पर शांति को लेकर उसके माता पिता थोड़े चिंतित रहते थे, क्योंकि ना तो शांति अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलती थी और ना ही कुछ बोलती थी। शांति के माता पिता सोचते थे कि कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं, इसलिए शांति भी बोलने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही शांति 4 साल की होती है वह अचानक से काफी बोलने लगती है। इस बात को देखकर परिवार के लोग काफी खुश हो जाते हैं कि चलो अब शांति बोलने लगी है। किंतु शांति के माता पिता को एक बात बड़ी ही अजीब लगती है। वो यह कि जब 4 साल के बाद शांति बोलना शुरू करती है तो उसकी बोलचाल में मथुरा की भाषा झलकती थी, जबकि ना तो कभी शांति के माता पिता मथुरा गए थे
और ना ही कभी शांति मथुरा गई थी। इसके अलावा शांति के माता पिता का कोई भी रिश्तेदार मथुरा में नहीं रहता था। जब शांति का एडमिशन स्कूल में कर दिया जाता है, तब स्कूल में भी शांति अपने साथ के बच्चों से मथुरा की भाषा में ही बातचीत किया करती थी, जिसके कारण उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में उसका काफी मजाक उड़ाया करते थे। खैर, धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और शांति की उम्र 6 साल हो जाती है। इसी दौरान एक दिन अचानक शांति अपने माता पिता से कहती है कि यह घर मेरा नहीं है, मेरा घर मथुरा में है और मेरी शादी भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, शांति अपने माता पिता से यह भी कहने लगती है कि मेरा नाम शांति नहीं बल्कि लुगदी है और मेरी ससुराल में मेरे पति, बेटा, सास ससुर, जेठ और पूरा परिवार रहता है। इसके अलावा शांति अपने माता पिता को यह भी बताती है कि मेरी ससुराल द्वारकाधीश मंदिर के सामने है और मेरी ससुराल में एक कुआं भी है जिसमें से मैं पानी भरा करती थी, और मैंने अपने घर की दूसरी मंजिल पर एक गमले के नीचे पैसे भी छुपा रखे हैं। शांति की यह बात सुनकर उसके पिता रंग बहादुर माथुर को यह बात थोड़ी अजीब लगती है और वे सोचने लगते हैं कि अभी शांति की उम्र कम है और इसे अभी इन बातों की अक्ल नहीं है, इसलिए वह ऐसी अनाप शनाप बातें कर रही है। लेकिन जब लगातार शांति इसी बात की रट लगाने लगती है कि मेरी ससुराल मथुरा में है और मुझे अपने पति के पास अपनी ससुराल जाना है, तो वे थोड़े चिंतित होने लगते हैं कि यह कैसी बात कर रही है। शांति के माता पिता सोचते हैं कि कहीं शांति को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है जिसके चलते शांति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। इसलिए वे शांति को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और शांति की सारी बातें डॉक्टर को बताते हैं। शांति डॉक्टर के सामने भी इन्हीं बातों की रट लगाए रहती है, जिन बातों का जिद अपने माता पिता के सामने करती थी। लेकिन डॉक्टरी जांच में ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आती है जिससे ऐसा लगे कि शांति का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बाद में शांति के माता पिता उसका झाड़ फूंक भी कराते हैं, लेकिन जब शांति लगातार मथुरा जाने की जिद करती ही रहती है तो उसके माता पिता उसको एक सर्जन को दिखाते हैं और शांति की सारी बातें सर्जन को बताते हैं। शांति ने अपने माता पिता से कहा था कि उसका एक बेटा भी है। इस बात पर डॉक्टरों ने शांति से पूछा कि तुम्हें जब बेटा हुआ था तो वह किस तरह से पैदा हुआ था। इस पर शांति डॉक्टर को बताती है कि मेरा बेटा ऑपरेशन के द्वारा पैदा हुआ था। 6 साल की शांति के मुंह से ऑपरेशन वाली बात सुनकर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि शांति ने ऑपरेशन से जुड़ी बातें बहुत ही बारीकी से बताई थी, जिसे एक माँ ही बता सकती थी। ये सारी बातें जानकर शांति के माता पिता और ज्यादा परेशान होने लगते हैं, जिसके चलते एक दिन शांति के माता पिता उसको लेकर एक मनोचिकित्सक के पास लेकर जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। शांति के माता पिता की सारी बातें सुनने के बाद मनोचिकित्सक शांति से एक एक कर सारी बातें पूछना शुरू करते हैं। शांति साइकोलॉजिस्ट को बताती है कि मेरा नाम लुगदी है और मेरी शादी हो चुकी है। मेरे पति मथुरा में रहते हैं, उनके साथ मेरा बेटा भी रहता है। मेरे पति गोरे रंग के हैं, उनके बाएं गाल पर एक बड़ा सा मस्सा है और वह नजर का चश्मा पहनते हैं, और मेरे पति की मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के सामने कपड़े की दुकान भी है। इसके अलावा शांति डॉक्टर को यह भी बताती है कि मेरी ससुराल में एक कुआं भी है जिसमें से मैं पानी भरा करती थी, और मैंने अपने घर में एक जगह पर पैसे भी छुपा रखे हैं, और मेरे घर के सामने एक द्वारकाधीश मंदिर भी है। शांति अपनी ससुराल से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात बताती है कि उसके ससुराल में कौन कौन लोग रहते हैं और उनसे उसका क्या रिश्ता है। शांति की सारी बातें सुनकर मनोचिकित्सक को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि यह क्या मामला है और शांति ऐसी बातें क्यों कर रही है। लेकिन इन सारी बातों में एक बात बहुत ही अजीब थी। जब से 4 साल की उम्र से शांति ने कहना शुरू किया था कि मेरी ससुराल मथुरा में है और मेरे पति व मेरा बेटा भी वहां रहता है, तब से लेकर अब तक शांति ने कभी भी ना तो अपने पति का नाम लिया था और ना ही किसी को उनका नाम बताया था। जब भी उससे उसके पति का नाम पूछा जाता था तो वह शर्मा जाती थी। खैर, वक्त आगे बढ़ने लगता है और शांति की बातों को अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन शांति लगातार मथुरा जाने की जिद करती ही रहती है। क्योंकि शांति लगातार मथुरा जाने की जिद करती रहती थी, इसलिए एक दिन शांति अपने घर से मथुरा जाने के लिए अकेली ही निकल जाती है। शांति को घर में ना देखकर परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढने पर शांति दिल्ली में ही मिल जाती है, जिसके बाद उसे पकड़कर घर वापस ले आते हैं। शांति के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि शांति मथुरा जाने के लिए इतनी परेशान क्यों है और यह सारा मामला क्या है।
शांति की इन सारी बातों से दुखी होकर शांति के पिता रंग बहादुर माथुर अपने रिश्तेदार बाबू बिशन चंद से मिलते हैं, जो दिल्ली के दरियागंज में स्थित रामजस स्कूल में अध्यापक थे। शांति के पिता अपने रिश्तेदार बाबू बिशन चंद जी को वो सारी बातें विस्तार से बताते हैं, जिन बातों को लेकर वह कई सालों से परेशान थे। शांति के पिता की सारी बातें सुनने और समझने के बाद बाबू बिशन चंद जी शांति से बात करते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शांति उनके सामने भी लगातार मथुरा जाने की जिद करती रहती है और उनसे कहती है कि मुझे मथुरा भिजवा दीजिए। जब शांति बाबू बिशन चंद जी के समझाने से भी नहीं मानती है, तो बाबू बिशन चंद जी शांति से कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें मथुरा भिजवा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने पति का नाम बताना पड़ेगा। ये सुनकर शांति शर्मा जाती है और चुप हो जाती है, क्योंकि शांति ने अब तक अपनी ससुराल से जुड़ी सारी बातें बताई थी, लेकिन अपने पति का नाम कभी नहीं बताया था, क्योंकि जिस दौर में लुगदी की शादी हुई थी उस दौर में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थीं। पर जब बिशन चंद जी ने शांति को मथुरा भेजने का वादा किया, तो वह पहली बार बिशन चंद जी की बातों में आ जाती है और पहली बार बिशन चंद जी को बताती है कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है और मथुरा में सभी मुझे चौबाइन कहकर बुलाते थे। इसके अलावा शांति बिशन चंद जी को भी अपनी ससुराल के बारे में वे सारी जानकारी देती हैं। शांति देवी से उसकी ससुराल के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद बिशन चंद जी शांति के द्वारा कही जाने वाली इन सारी बातों की सच्चाई जानने के लिए केदारनाथ चौबे के नाम एक लेटर लिखना शुरू करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि शांति जिस व्यक्ति को अपना पति बता रही है, क्या वास्तव में उसके द्वारा बताए गए पते पर केदारनाथ चौबे नाम का कोई व्यक्ति रहता है, जिसकी दूसरी पत्नी का नाम लुगदी था और वह बच्चे की डिलीवरी के वक्त अस्पताल में मर गई हो। इसके अलावा लेटर में उन सभी बातों का जिक्र किया जाता है जिनका शांति अपने घर में दावा किया करती थी। जैसे शांति ने कहा था कि मैंने अपने घर की दूसरी मंजिल पर एक गमले के नीचे पैसे छुपाए थे और मेरी ससुराल में एक कुआं भी है जहां से मैं पानी भरा करती थी। इन सभी बातों को अच्छी तरह से लिखने के बाद बाबू बिशन चंद जी इस लेटर को मथुरा में शांति के द्वारा बताए गए पते पर डाक द्वारा मथुरा भेज देते हैं। कुछ दिन बाद जब यह लेटर मथुरा के डाकघर पहुंचता है, तो डाकिया इस पर लिखे एड्रेस के अनुसार मथुरा के उस क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से केदारनाथ चौबे के बारे में पूछता है और घर का पता चल जाने पर डाकिया उस लेटर को केदारनाथ चौबे को दे देता है। जब यह लेटर केदारनाथ चौबे को मिलता है और वह इस लेटर में लिखी सारी बातों को पढ़ते हैं, तो केदारनाथ चौबे जी चौंक जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस लेटर में लिखी हर एक बात बिल्कुल सच थी। केदारनाथ चौबे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह 6 साल की शांति देवी कौन है, जो अपने आप को उनकी दूसरी पत्नी लुगदी बता रही है और वो हमारे घर पूरे परिवार के बारे में सब कुछ जानती है। केदारनाथ चौबे जी को जब यह लेटर मिला था, उस समय वह तीसरी शादी कर चुके थे, क्योंकि जैसा आपको पहले बताया था कि केदारनाथ चौबे जी की पहली पत्नी का किसी कारण वंश देहांत हो गया था, जिसके बाद केदारनाथ चौबे जी ने दूसरी शादी लुगदी से कर ली थी, लेकिन केदारनाथ की दूसरी पत्नी लुगदी का भी देहांत हो गया था। दिल्ली से बाबू बिशन चंद जी का लेटर लिखने का उद्देश्य यही था कि अगर शांति के द्वारा बताए गए पते पर कोई केदारनाथ चौबे नाम का व्यक्ति रहता होगा, तो वह लेटर पढ़ने के बाद इसका जवाब जरूर देगा। इसके बाद केदारनाथ चौबे इस लेटर का जवाब तो नहीं भेजते हैं, लेकिन वह शांति के बारे में जानना चाहते थे कि वह कौन लड़की है जो मात्र 6 साल की उम्र में इन सारी बातों को जानती है और अपने आप को मेरी पत्नी बता रही है। चूंकि केदारनाथ चौबे जी का चचेरा भाई पंडित कांजीलाल दिल्ली में ही रहता था, इसीलिए केदारनाथ चौबे शांति के बारे में जानने के लिए अपने चचेरे भाई को बाबू बिशन चंद जी से मिलकर सच्चाई जानने के लिए कहते हैं। इसके बाद पंडित कांजीलाल वहां पहुंचकर बाबू बिशन चंद जी से मिलते हैं और अपने बारे में परिचय देते हुए मथुरा में मिले लेटर के बारे में बताते हैं और शांति देवी से मिलाने के लिए कहते हैं। बाबू बिशन चंद जी को अपने लेटर का जवाब मिल गया था, इसलिए वे तुरंत केदारनाथ चौबे के भाई को लेकर शांति देवी के घर पहुंच जाते हैं और शांति देवी से पंडित कांजीलाल को यह कहकर मिलवाते हैं कि यह तुम्हारे पति केदारनाथ चौबे जी हैं, जिन्हें तुम अपना पति बताती हो। यह सुनकर 6 साल की शांति देवी पहले तो पंडित कांजीलाल को गौर से देखती है और फिर शर्माते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लेती हैं और कहती हैं, यह मेरे पति केदारनाथ चौबे जी नहीं, बल्कि उनके भाई हैं। शांति के मुंह से यह बात सुनने के बाद
पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि पंडित कांजीलाल वास्तव में केदारनाथ जी के भाई थे। इसके बाद कांजीलाल काफी देर तक वहीं रुकते हैं और शांति से मथुरा वाले घर तथा लुगदी से जुड़ी बहुत सी बातें पूछते हैं। शांति यह भी बताती है कि मैं यानी लुगदी पिछले जन्म में बहुत धार्मिक थी और काफी पूजा पाठ किया करती थी। इसके अलावा शांति उन जगहों के नाम भी बताती है जिन धार्मिक स्थलों पर लुगदी घूमने के लिए गई थी। इन सारी बातों को जानकर शांति के घर वाले और पंडित कांजीलाल सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 6 साल की शांति को इन सारी बातों का कैसे पता है, और कहीं लुगदी का शांति के रूप में पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि शांति ने सारी बातें बिल्कुल सही बताई थी। खैर, शांति से मिलने और उससे सारी जानकारी लेने के बाद पंडित कांजीलाल सीधे दिल्ली से मथुरा पहुंचकर अपने भाई केदारनाथ चौबे को बताते हैं कि मैं जिस 6 साल की लड़की से मिलकर आया हूं वह सचमुच लुगदी है और हमारे परिवार से जुड़ी सभी बातों को जानती है। अपने भाई पंडित कांजीलाल की बात सुनकर केदारनाथ चौबे भी चौंक जाते हैं कि कहीं लुगदी का शांति के रूप में पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है, जो लुगदी से जुड़ी उन सारी बातों को जानती है और अपने आप को पिछले जन्म में मेरी पत्नी बता रही है। खैर, धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। आखिरकार 12 नवंबर 1935 को इन सारी बातों की सच्चाई जानने के लिए केदारनाथ चौबे अपनी पत्नी, अपने 10 साल के बेटे नवनीत लाल और अपनी मां को लेकर मथुरा से दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद केदारनाथ चौबे सबसे पहले बाबू विशन चंद जी से मिलते हैं और उन्हें लेकर शांति देवी के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद शांति से फिर झूठ बोला जाता है और केदारनाथ चौबे से शांति को यह कहकर मिलवाया जाता है कि ये तुम्हारे पति केदारनाथ चौबे के बड़े भाई हैं। इतना सुनते ही 9 साल की शांति हंसने लगती है और शर्माते हुए कहती है कि यह 9 साल की शांति है, मेरे पति के बड़े भाई नहीं बल्कि मेरे पति केदारनाथ चौबे जी ही हैं और यह लड़का मेरा बेटा है। शांति के मुंह से यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग सहम जाते हैं, क्योंकि शांति ने जो बोला था वह बिल्कुल सच था। इसके बाद केदारनाथ चौबे शांति से पूछते हैं कि जब लुगदी को बेटा पैदा हुआ था तो डिलीवरी के वक्त लुगदी बीमार हो गई थी, जिस कारण बेटे को लुगदी से अलग रखा गया था। इसलिए लुगदी ने अपने बेटे को केवल एक बार देखा था। फिर तुमने अपने बेटे को कैसे पहचान लिया है? यह सुनकर शांति देवी केदारनाथ चौबे जी से बोलती है कि एक मां अपने बच्चे को उसकी परछाई और उसके एहसास से भी पहचान लेती है, लेकिन मैंने तो इसको जन्म दिया है, मैं भला इसे कैसे भूल सकती हूं? इतना सुनकर केदारनाथ चौबे पागल हो जाते हैं। इसके बाद 9 साल की शांति देवी अपने 10 साल के बेटे नवनीत लाल के लिए घर के अंदर से खिलौने लेकर आती है और उसके साथ खेलने लगती हैं। खैर, काफी देर तक बहुत सारी बातें करने के बाद शांति के माता पिता केदारनाथ चौबे जी के परिवार के लिए खाना बनाने की बात करते हैं। जब शांति के माता पिता खाना बनाने की बात कर रहे थे तो उस समय शांति अपनी माता पिता के पास ही खड़ी थी। इसलिए खाने की बात सुनकर शांति अपने माता पिता से उन सभी चीजों को बनाने के लिए कहती है जो केदारनाथ चौबे और उनकी माता को काफी पसंद थी। जब यह बात केदारनाथ चौबे जी से पूछी जाती है तो ये सभी चीजें उनकी मनपसंद निकलती हैं, जिन्हें वे काफी पसंद करते थे। शांति के द्वारा यह बात जानकर एक बार फिर से सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसके बाद शांति के माता पिता वे सभी व्यंजन बनाते हैं जो केदारनाथ चौबे जी और उनकी माता को काफी पसंद थे। खाना बन जाने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं और केदारनाथ चौबे अपने परिवार के साथ शांति के घर से जाने की तैयारी करने लगते हैं। जाने से पहले केदारनाथ चौबे अपनी दूसरी पत्नी लुगदी से जुड़ी कुछ और बातों को परखना चाहते थे, जिसके चलते शांति से अकेले में कुछ बातें करना चाहते थे। इसीलिए वे शांति के माता पिता से इस बात की इजाजत मांगते हैं, जिसे शांति के माता पिता मान लेते हैं। इसके बाद केदारनाथ चौबे और शांति एक कमरे में चले जाते हैं और केदारनाथ चौबे अपने शारीरिक संबंधों के बारे में शांति से कुछ ऐसी बातें पूछते हैं जो केवल उनकी मर चुकी पत्नी लुगदी या फिर वे खुद जानते थे। केदारनाथ चौबे की बात सुनकर शांति उन सारी बातों का बिल्कुल सही जवाब देती है जो बेडरूम के अंदर केदारनाथ चौबे और उनकी पत्नी लुगदी के बीच हुआ था। शांति की बात सुनकर केदारनाथ चौबे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जो गुप्त बातें केवल उन्हें और उनकी मर चुकी पत्नी को ही पता थी,
वे सारी बातें शांति को कैसे पता चल गई हैं। बातचीत करने के दौरान एक बार शांति देवी केदारनाथ चौबे से नाराज भी हो जाती है, क्योंकि जब केदारनाथ की पत्नी लुगदी हॉस्पिटल में बीमार हुई थी तो उसने केदारनाथ चौबे से यह वादा किया था कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। इस बात को लेकर शांति केदारनाथ चौबे से कहती है कि जब तुमने मुझसे वादा किया था तो फिर तुमने दूसरी शादी क्यों की है और तुमने मुझसे किया हुआ वादा क्यों तोड़ा है। शांति की यह बात सुनकर केदारनाथ अपना सिर झुका लेते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। इन सारी बातों के बाद केदारनाथ चौबे को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि लुगदी का ही शांति देवी के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद केदारनाथ चौबे और शांति कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर केदारनाथ चौबे इन सारी बातों को शांति के माता पिता से भी बताते हैं और उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि यह शांति का पुनर्जन्म ही है। खैर, सारी बातों को पुख्ता करने के बाद केदारनाथ चौबे मथुरा लौटने की तैयारी करने लगते हैं। जब केदारनाथ चौबे अपनी पत्नी और मां के साथ चलने लगते हैं तो एक बार फिर शांति उनके साथ मथुरा चलने की जिद करने लगती है, लेकिन किसी तरह बहाना बनाकर शांति को समझा दिया जाता है और केदारनाथ चौबे अपने परिवार के साथ वापस मथुरा लौट आते हैं। जब केदारनाथ चौबे वापस मथुरा आ जाते हैं तो वह इस बात का जिक्र अपने रिश्तेदारों और गांव वालों के सामने करते हैं कि उनकी दूसरी पत्नी का पुनर्जन्म शांति देवी के रूप में हुआ है, जो इस समय 9 साल की है। शांति देवी के पुनर्जन्म की यह बात जब धीरे धीरे केदारनाथ चौबे के घर से होते हुए पहले रिश्तेदारों और फिर पूरे मथुरा में फैलने लगती है तो लोग पुनर्जन्म की इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जब शांति देवी के पुनर्जन्म की यह कहानी पूरे मथुरा में फैल जाती है तो पहली बार यह कहानी सारे सबूतों के साथ मथुरा के एक अखबार में छापी जाती है। जैसे ही पुनर्जन्म की इस खबर को मथुरा के अखबारों में छापा जाता है तो बहुत जल्द ही यह खबर दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल जाती है। पूरे देश और दुनिया के न्यूज़पेपर इस पुनर्जन्म की कहानी को बड़ी ही प्रमुखता के साथ छापते हैं। इस खबर के छापने का असर यह हुआ कि एक दिन इस कहानी पर महात्मा गांधी जी की नजर भी पड़ जाती है। महात्मा गांधी जी भी इस पुनर्जन्म की कहानी के बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं और इस पुनर्जन्म की कहानी में गांधी जी इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं कि वे शांति देवी को अपने आश्रम में बुलाते हैं और खुद उसकी जुबान से इस पूरी कहानी को सुनते हैं। शांति के मुंह से सारी कहानी सुनने के बाद गांधी जी जानना चाहते थे कि कहीं शांति के पुनर्जन्म की कहानी अफवाह तो नहीं है, लेकिन शांति ने अब तक जो भी बात बताई थी वे सभी सच साबित हुई थी। पर गांधी जी इस कहानी की सच्चाई को अपने स्तर से जानना चाहते थे, इसलिए वे 15 सदस्यों की एक टीम गठित करने के लिए कहते हैं। इसके बाद गांधी जी के कहने पर एक 15 सदस्यों की टीम गठित की जाती है, जिसमें कुछ सीनियर मीडिया कर्मियों और कुछ सांसदों तथा कुछ सीनियर जजों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को भी इस टीम में शामिल किया जाता है जो लोग पहले भी पुनर्जन्म जैसी कहानियों को कवर कर चुके थे। इसके बाद 15 सदस्यों की टीम इस पुनर्जन्म की कहानी का सच जानने के लिए 9 साल की शांति देवी को लेकर दिल्ली से मथुरा के लिए निकल जाते हैं। जब यह सभी लोग शांति को लेकर मथुरा के लिए जा रहे थे तो अचानक किसी कारण से ट्रेन लेट हो जाती है। तो ट्रेन को लेट होता देख शांति उन लोगों से बोलती है कि मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, हमें मथुरा पहुंचने में देर हो जाएगी। मतलब शांति उन लोगों से कहना चाह रही थी कि उसकी ससुराल के सामने जो द्वारकाधीश मंदिर है उसका गेट बंद हो जाएगा। खैर, 15 सदस्यों की टीम शांति को लेकर मथुरा स्टेशन पर उतर जाती है। इस टीम ने केदारनाथ चौबे जी के यहाँ अपने आने की सूचना पहले ही दे दी थी, इसलिए केदारनाथ चौबे जी के बड़े भाई स्टेशन पर इस 15 सदस्यों की टीम को लेने के लिए आ गए थे। लेकिन सभी 15 लोगों ने आपस में यह तय कर लिया था कि शांति देवी को केदारनाथ चौबे के बड़े भाई के बारे में नहीं बताया जाएगा कि वे हमें लेने स्टेशन पर आए हुए हैं। ट्रेन के मथुरा पहुंचने पर सभी लोग रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। स्टेशन पर केदारनाथ चौबे के बड़े भाई कुछ लोगों की भीड़ में खड़े हुए थे। तभी टीम का एक सदस्य शांति देवी से बोलता है कि क्या तुम इन लोगों में से किसी को पहचानती हो? यह सुनकर शांति देवी पहले उन सभी लोगों को गौर से देखती है और फिर केदारनाथ चौबे के बड़े भाई के पैर छूकर उन्हें नमस्ते करती है और उनसे कहती है कि यह मेरे पति केदारनाथ चौबे के बड़े भाई यानी मेरे जेठ हैं। यह सुनकर पहली बार टीम के सदस्य भी चौंक जाते हैं, क्योंकि शांति पहली बार मथुरा आई थी। इसके बाद टीम के सदस्य शांति देवी से कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में लुगदी के रूप में मथुरा काफी दिन रही हो, क्या तुम स्टेशन से हम लोगों को लेकर अपनी ससुराल जा सकती हो?
इसके जवाब में शांति देवी ने टीम से कहा कि हाँ, मुझे घर का रास्ता याद है, मैं ले जा सकती हूँ। इसके बाद सभी लोग स्टेशन से घर जाने के लिए घोड़ा बग्घी का इंतजाम करते हैं और तांगे वाले से कहते हैं कि तुम कुछ नहीं बोलोगे और तुम्हें जैसे जैसे यह लड़की रास्ता बताएगी बस वैसे वैसे ही तांगे को लेकर चलना है। इसके बाद सभी लोग तांगों में सवार हो जाते हैं और सबसे आगे वाले तांगे में शांति को बैठा लिया जाता है। शांति रास्ता बताती रहती है और तांगे वाले उसी हिसाब से तांगे को आगे चलाते रहते हैं। आखिरकार एक मंदिर के सामने शांति तांगे को रोकने के लिए कहती है और सभी लोग तांगे से नीचे उतर जाते हैं। यहां उतरने के बाद टीम के सदस्य शांति से पूछते हैं कि तुमने तांगे को यहां क्यों रुकवाया है? तो शांति ने कहा कि यही द्वारकाधीश मंदिर है और इसी के सामने मेरी ससुराल है। टीम के सभी सदस्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि जिस घर को वह अपनी ससुराल बता रही थी वह वास्तव में ही केदारनाथ चौबे का घर था। शांति का जन्म दिल्ली में हुआ था और जब से शांति ने जन्म लिया था वह पहली बार मथुरा आई थी। इसके बाद टीम के सभी सदस्य शांति के पुनर्जन्म की कहानी की सच्चाई जाननी शुरू करते हैं। सबसे पहले शांति को घर के अंदर ले जाया जाता है और एक एक कर घर के सभी सदस्यों को पहचानने के लिए कहा जाता है। शांति घर के सभी सदस्यों को पहचान लेती है और सभी से अपना रिश्ता भी बता देती है कि उसका कौन क्या लगता है। इसके बाद टीम के सदस्य शांति से पूछते हैं कि तुमने कहा था कि मेरी ससुराल में एक कुआं भी है जिससे तुम पानी भरा करती थी। इस पर शांति जिस जगह पर कुआं था टीम के सदस्यों को वहां लेकर जाती है लेकिन उसको कुआं नजर नहीं आता है। इसके बाद टीम के सदस्य केदारनाथ चौबे से पूछते हैं कि क्या आपके घर में कोई कुआं था? तो केदारनाथ चौबे एक जगह से एक बड़ा सा स्लैब हटाते हैं जिसके नीचे कुआं था। केदारनाथ चौबे टीम के सदस्यों को बताते हैं कि इस कुएं का पानी कुछ दिन पहले दूषित हो गया था, इसलिए हमने इस कुएं को इस स्लैब से ढक दिया था। यह सुनकर एक बार फिर टीम के लोग चौंक जाते हैं क्योंकि शांति की बात सच हो रही थी। इसके बाद टीम के सदस्य शांति से बोलते हैं कि तुमने कहा था कि मैंने कुछ पैसे एक गमले के नीचे छुपाए थे, तो वो पैसे कहां पर हैं? इस पर शांति देवी टीम के सदस्यों को घर की दूसरी मंजिल पर लेकर जाती है और एक गमला हटाती है जिसके नीचे एक गड्ढा था। जैसे ही शांति इस गड्ढे में हाथ डालती है उसे वहां पर पैसे नहीं मिलते हैं। इस पर टीम के सदस्यों ने शांति से कहा कि तुम तो बोल रही थी कि मैंने यहाँ पर पैसे छिपाए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इस पर शांति ने कहा कि पैसे तो मैंने इसी गड्ढे में छुपाए थे, लेकिन वह कहाँ गए मुझे नहीं पता है। फिर टीम का एक सदस्य शांति से पूछता है कि तुमने इस गड्ढे में कितने पैसे छिपाए थे? इस पर शांति ने कहा कि मैंने इस गमले के नीचे इस गड्ढे में 150 रुपए छिपाए थे। इसके बाद केदारनाथ चौबे आगे आते हैं और टीम को बताते हैं कि लुगदी की मौत के बाद मैंने ही इस गड्ढे से 150 रुपए निकाले थे और शांति सच बोल रही है। एक बार फिर टीम के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। टीम के सभी लोग उन सभी बातों को परखते हैं जिन बातों का शांति दावा कर रही थी और वह सभी बातें बिल्कुल सच निकलती हैं। सभी बातें जांचने और परखने के बाद टीम के सभी सदस्य शांति को लेकर वापस दिल्ली आ जाते हैं और गांधी जी को इस पुनर्जन्म की कहानी की रिपोर्ट सौंप देते हैं। इसके बाद इस कहानी की और सच्चाई जानने के लिए एक टीम फिर से बनाई जाती है और इस बार यह टीम शांति को लेकर मथुरा उसके मायके में जाती है जहां केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी लुगदी का जन्म हुआ था। दोबारा टीम के मथुरा पहुंचने पर जब टीम शांति को लेकर उसके मायके में प्रवेश करती है तो शांति आंगन में खड़ी एक महिला को अपनी मां बताकर उसे अपने गले लगा लेती है, लेकिन बहुत जल्द ही पीछे हट जाती है क्योंकि जिस महिला को शांति ने गले लगाया था वह महिला उसकी मां नहीं बल्कि मौसी थी। यहाँ पर पहली बार शांति ने किसी को पहचानने में गलती की थी, लेकिन बहुत जल्द ही अपनी गलती सुधार भी ली थी। इसके बाद शांति अपनी मां, अपने पिता और घर के बाकी सभी सदस्यों को भी पहचान लेती है। इतना ही नहीं, जब शांति से लुगदी के समय की बातें पूछी जाती है तो वह अधिकांश बातों को बिल्कुल सच बताती है जो उसे याद थी। फिर शांति अपने माँ बाप के गले लगकर काफी रोती है और शांति के माँ बाप भी उसे गले लगाकर काफी रोते हैं क्योंकि शांति ने जो जो बातें बताई थी वे केवल उन्हें ही पता थी। इसके बाद टीम के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाता है कि लुगदी का ही शांति के रूप में पूर्ण जन्म हुआ है। खैर, टीम के सदस्यों को अपने बचे हुए सभी सवालों के सबूत और तथ्य मिल जाने के बाद शांति को लेकर वापस दिल्ली आ जाते हैं और इस पुनर्जन्म की कहानी की सच्चाई सभी को बताते हैं।
इसके बाद इस पुनर्जन्म की कहानी को एक बार फिर से सभी तथ्यों और सबूतों के साथ अखबारों में छापा जाता है। जब यह खबर पूरे तथ्यों और सबूतों के आधार पर छापी जाती है तो इस खबर को पढ़कर देश और दुनिया में पुनर्जन्म पर शोध करने वाले शोधकर्ता शांति के पास आते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं। शांति इन सभी शोधकर्ताओं को भी अपने पहले जन्म की सभी बातें विस्तार से बताती हैं। आखिरकार सभी शोधकर्ता इस बात को मान लेते हैं कि केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी लुगदी का ही पुनर्जन्म शांति के रूप में हुआ है। जैसा कि शांति पहले से ही अपनी ससुराल जाने की जिद किया करती थी और केदारनाथ चौबे को अपना पति बताती थी, पर वह दोबारा अपनी ससुराल नहीं जा पाती है क्योंकि शांति की उम्र सिर्फ 9 साल थी, जिसके चलते समाज और कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। इसलिए शांति अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में ही रहती है। आखिरकार 27 दिसंबर 1987 को दिल्ली में ही 61 साल की उम्र में शांति देवी की मौत हो जाती है। शांति का जन्म जब लुगदी के रूप में हुआ था उस समय उसकी मौत 23 साल की उम्र में हुई थी और शांति के रूप में 61 साल की उम्र में मौत होती है। शांति के दूसरे जन्म की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि उसने इन 61 सालों में कभी शादी नहीं की थी क्योंकि वह 4 साल की उम्र से ही केदारनाथ चौबे को ही अपना पति मानती थी। इतना ही नहीं, केदारनाथ चौबे की मौत के बाद शांति देवी अपनी बाकी की जिंदगी उसकी विधवा बनकर बिताती है। शांति देवी ने जिस तरह से तथ्यों और सबूतों के आधार पर अपने पिछले जन्म की जो भी बातें बताई थी वे सभी बातें सच निकली थी। इसलिए यह पुनर्जन्म की कहानी सच्चाई के बहुत करीब है और इसे झूठ नहीं कहा जा सकता है। शांति ने 4 साल तक बोलना शुरू नहीं किया था क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं हॉस्पिटल से यहाँ कैसे पहुंच गई हूँ। आता है तो वह सारी बातें अपने माता पिता को बताने लगती हैं। बाद में इस कहानी पर बहुत सी किताबें और लेख लिखे गए थे। पुनर्जन्म जैसे मामलों पर शोध कर रहे अमेरिकी रिसर्चर स्टीवेंसन और डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया था और बाद में उन्होंने इस कहानी पर 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन एक किताब भी लिखी थी जो काफी फेमस भी हुई थी। स्टीवेंसन सहित पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाले तमाम लोग मानते हैं कि शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म का सबसे प्रामाणिक केस है और इस बात पर कतई शक नहीं किया जा सकता कि शांति देवी द्वारा बताई गई बातें लुगदी देवी के जीवन के बारे में जानती थी। सनातन धर्म के अंतर्गत हमेशा से ही इस बात को स्वीकार किया गया है कि आत्मा का अंत असंभव है और आत्मा हमेशा अमर रहती है। इसके अलावा आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में जिक्र किया है। आप लोग इस पुनर्जन्म की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।